हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है उसके 10 स्टेप मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ऑलरेडी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में एंड जो फर्स्ट स्टेप है हमारा हाइपोग्लाइसेमिया उसके बारे में सीख लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। एंड आज इस वीडियो के अंदर हम जो सेकेंड स्टेप है हमारा हाइपोथर्मिया उसके बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, जो 10 स्टेप मैनेजमेंट हम करने वाले हैं उसके अंदर हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में हमने सीख लिया है एंड अभी हम हाइपोथर्मिया के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप है हमारा हाइपोथर्मिया। जब ये सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाला बच्चा हमारे पास आएगा तो हमें उसके हाइपोग्लाइसेमिया को करेक्ट करने के साथ साथ उसके जो हाइपोथर्मिया है उसको भी करेक्ट करना पड़ेगा, उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो हाइपोथर्मिया कब बोलेंगे हम, कब उस बच्चे को हाइपोथर्मिया है, तो हमें उसका टेम्परेचर मेजर करना है। तो अगर हम जो उसका टेम्परेचर है वो एक्सिलरी टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, अगर हम उसका एंड एक्सिलरी टेम्परेचर जो उसका है वो लेस देन 35 सेल्सियस आता है तब हम उसको हाइपोथर्मिया बोल सकते हैं। एंड अगर हम उसका रेक्टल टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं एंड जो रेक्टल टेम्परेचर है वो लेस देन 35.51 सेल्सियस आता है तो हम उसको हाइपोथर्मिया बोलेंगे। ठीक है, तो हाइपोथर्मिया बोलने के लिए हम उसका कौन सा टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम उसका एक्सिलरी टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो लेस देन 35 एंड अगर उसका रेक्टल टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो लेस देन 35.5 सेल्सियस। ठीक है, एंड अगर हाइपोथर्मिया है उस बच्चे को तो हमें उसके ट्रीटमेंट के अंदर क्या करनी है। अब ये जो हाइपोथर्मिया होता है ना बच्चों के अंदर, वो एक अलग से इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है पीडिया के अंदर, वो भी हम उसके बारे में भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे। बट अभी के लिए जो ये सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाला बच्चा है उसकी हाइपोथर्मिया को ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे। तो ट्रीटमेंट के अंदर क्या करना है हमें, तो सबसे पहले हमें उस बच्चे को कवर कर देना है। ठीक है, एंड उसके बाद उस बच्चे को हमें ड्राई रखना है। एंड थर्ड नंबर पे हम क्या कर सकते हैं, तो कि आसपास में जो हीटर्स होंगे वो स्टार्ट कर देने हैं या फिर कोई लैम्प हो उसको स्टार्ट करना है। एंड फिर कांगारू मदर केयर जो है वो देनी है। ठीक है, उसके कोई रिलेटिव, उसके मदर या कोई भी उसके रिलेटिव को बोलना है उसको KMC देने के लिए। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट की बात कर ली हमने, सुपरफिशियली हमने ट्रीटमेंट की बात की है। हाइपोथर्मिया की डिटेल में ट्रीटमेंट हम हाइपोथर्मिया के वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, एंड फिर जो हाइपोथर्मिया की ट्रीटमेंट है वो दे देने के बाद हमें क्या करना है, तो कि हमें उस बच्चे को मॉनिटर करना है। एंड मॉनिटर करने के लिए हमें क्या करना है, तो कि अगर हम उसका रेक्टल टेम्परेचर मेजर करके उसको मॉनिटर कर रहे हैं तो हमें हर 2 आवर के अंदर उसको मॉनिटर करना है। यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, तो कि अगर उसका रेक्टल टेम्परेचर लेस देन 35.51 सेल्सियस है तो उसको हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। एंड मॉनिटर करने के लिए अगर हम उसका रेक्टल टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो हर 2 घंटे के अंदर हमें उसका रेक्टल टेम्परेचर मेजर करना है। एंड कब तक मेजर करना है, तो कि जब तक वो 36.51 सेल्सियस से ज़्यादा ना हो जाए तब तक। एंड अगर हम हीटर यूज़ कर रहे हैं तो हमें हर आधे घंटे पे उसका जो टेम्परेचर है उसको मेजर करना है। ठीक है, तो ये तो हमने जस्ट हाइपोथर्मिया की बात कर ली कि भाई थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ है, इतनी कोई सीरियस बात नहीं है। बट अब हमें क्या देखना है हाइपोथर्मिया के अंदर, तो कि अब हमें देखना है सीवियर हाइपोथर्मिया के बारे में। क्या देखना है अब हमें, तो कि सीवियर हाइपोथर्मिया। अब ये सीवियर हाइपोथर्मिया क्या होता है, सीवियर हाइपोथर्मिया तो कि अगर जो बच्चा है उसका जो रेक्टल टेम्परेचर है वो रेक्टल टेम्परेचर लेस देन 32 सेल्सियस हो गया तो उसको हम बोलते हैं सीवियर हाइपोथर्मिया। एंड अगर उसका जो रेक्टल टेम्परेचर है वो लेस देन 32 हो गया है तो हमें उसके टेम्परेचर को हर 30 मिनट के अंदर मेजर करते रहना है। एंड इसके मैनेजमेंट को हम कैसे करेंगे ये हम अभी सीख रहे हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो सीवियर हाइपोथर्मिया होता है ना, ये सीवियर हाइपोथर्मिया अकेले देखने को नहीं मिलता, इसके साथ साथ हाइपोक्सिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया भी देखने को मिलता है। तो मैनेजमेंट के टाइम हमें इस तीनों को मैनेज करना है, सॉरी मेजर नहीं मैनेज करना है। हाइपोथर्मिया, हाइपोक्सिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया, इन तीनों को हमें मैनेज करना है। तो इन तीनों को हम कैसे मैनेज करेंगे ये हम अभी देख रहे हैं।
तो क्या है, तो कि हमने बताया कि हाइपोथर्मिया के साथ साथ हाइपोक्सिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइपोक्सिया को हम कैसे करेक्ट करेंगे, फिर हाइपोग्लाइसेमिया को हम कैसे करेक्ट करेंगे एंड हाइपोथर्मिया को हम कैसे करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हाइपोक्सिया को करेक्ट करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिंपली हमें उसको ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देना है। ठीक है, हाइपोक्सिया को करेक्ट करने के लिए हमें उसको ऑक्सीजन देना है, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देना है। ठीक है, एंड हाइपोग्लाइसेमिया को करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, तो कि हमें 5 ml/kg उसको 10% डेक्सट्रोज देना है इंट्रावीनसली एंड इमीडिएटली देना है, क्योंकि ये सीवियर हाइपोथर्मिया की कंडीशन है, इसके अंदर सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया भी होगा। एंड जो हाइपोग्लाइसेमिया के अंदर हमने सिम्टोमेटिक एंड एसिम्टोमेटिक चाइल्ड के बारे में देखा था ना, तो ये जो है वो सिम्टोमेटिक चाइल्ड होगा। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसेमिया के मैनेजमेंट करने के लिए हमें 5 ml/kg जितना 10% डेक्सट्रोज देना है इंट्रावीनसली। एंड अभी जो हम हाइपोथर्मिया है उसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो कि हाइपोथर्मिया को करेक्ट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो कि वार्मर को यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, तो कि रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ये जो हीट लॉस होती है ना, बच्चे के अंदर हीट लॉस होती है, ये हीट लॉस होने की मैकेनिज्म्स है, इसको हमें प्रिवेंट करना है। तो इसके लिए हम वार्मर को भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट करा सकते हैं एंड हीट कन्वर्टर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन क्या है कि अगर हम हाइपोथर्मिया को करेक्ट कर रहे हैं, अगर हम सीवियर हाइपोथर्मिया को करेक्ट कर रहे हैं, तो हमें रैपिड रीवॉर्मिंग को अवॉइड करना है। ठीक है, रैपिड रीवॉर्मिंग नहीं करना है, क्योंकि अगर हम रैपिड रीवॉर्मिंग करेंगे तो इसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है, तो हमें स्लोली रीवॉर्मिंग करना है। ठीक है, एंड हमें क्या करना है, तो कि वार्म फीड देने हैं उस बच्चे को, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, इमीडिएटली हमें उसको वार्म फीड्स देने हैं। एंड अगर पॉसिबल हो तो ओरली, एंड अगर ओरली ना पॉसिबल हो तो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब की मदद से भी दे सकते हैं। एंड अगर ओरली एंड नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब की मदद से भी नहीं दे सकते और कॉन्ट्राइंडिकेशंस है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के, तो हम इंट्राविनसली भी दे सकते हैं। ठीक है, एंड क्या है कि हाइपोथर्मिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया ये अंडरलाइंग इन्फेक्शन के फीचर भी हो सकते हैं, तो हमें ऑलवेज ये अज्यूम करना है कि हाइपोथर्मिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया वाले बच्चे को कोई इन्फेक्शन होगा, एंड ये मान के हमें उसकी इंट्रावीनस एंटीबायोटिक को भी स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने अभी तक, तो कि हमें हाइपोथर्मिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया वाले बच्चे के अंदर ये मानना है कि इसको इन्फेक्शन होगा, इसलिए हमें एंटीबायोटिक को स्टार्ट कर देना है, उसको हमें वार्म फीड्स देने हैं, जिस तरह भी दे सकते हैं उस तरह से देना स्टार्ट कर देना है, ओरली और नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब की मदद से और इंट्रावीनसली। एंड रैपिड रीवॉर्मिंग को अवॉइड करना है। ठीक है, वरना डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। एंड फिर जो ये सीवियर हाइपोथर्मिया होगा, इसके अंदर हाइपोक्सिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया को भी मैनेज करना है, एंड उसके बाद हमें हाइपोथर्मिया को मैनेज करना है। ठीक है, तो हाइपोथर्मिया के बारे में इतना हमें सीखना था। तो आई होप आपको हाइपोथर्मिया के बारे में समझ में आ गया है। ठीक है, अब ये जो हमारे 10 स्टेप थे, इसके अंदर हमने क्या क्या सीख लिया है अभी तक, तो कि हमने हाइपोग्लाइसेमिया तो सीख लिया था, उसके साथ साथ अभी हमने हाइपोथर्मिया को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं डिहाइड्रेशन के बारे में, जो ये 10 स्टेप के अंदर 3rd स्टेप है हमारा डिहाइड्रेशन, इसके बारे में हम सीखते हैं। तो ये तीनों जो है ना, वो हमको ये स्टेबलाइजेशन फेज के अंदर देने हैं, फर्स्ट 1 to 2 डे के अंदर इसको मैनेज करना है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि डिहाइड्रेशन को कैसे मैनेज करेंगे हम। तो डिहाइड्रेशन के मैनेजमेंट को जानने से पहले आपको ये जान लेना है कि जो डिहाइड्रेशन के जो साइन एंड सिम्टम होते हैं ना, वो सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन वाले बच्चे के अंदर देखने को नहीं मिलते। नोट, क्या है नोट, तो कि ऑल साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन आर अनरिलायबल इन सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन। सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन के अंदर जो सब साइन एंड सिम्टम है डिहाइड्रेशन के, वो देखने को नहीं मिलते। इसलिए हमें क्या अज्यूम करना है,
वी हैव टू अज्यूम दैट ऑल चिल्ड्रन विथ वाटरी डायरिया और रिड्यूस यूरिन आउटपुट हैव डिहाइड्रेशन। ठीक है, जो पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर हमने देखा था ना कि भाई सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के अंदर वाटरी डायरिया देखने को मिलते हैं, तो हमें ये मानना है कि जो वाटरी डायरिया और जिन बच्चों का यूरिन आउटपुट रिड्यूस है, इन सबको डिहाइड्रेशन प्रेजेंट है ही। ठीक है, जो डिहाइड्रेशन के टिपिकल सिम्टम साइन है वो नहीं देखने को मिलेंगे। एंड जो नॉर्मल न्यूट्रिशन वाला बच्चा होता है उसके अंदर जो डिहाइड्रेशन की ट्रीटमेंट होगी उससे डिफरेंट तरीके से ट्रीटमेंट करनी है हमें सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के अंदर। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन इज डिफरेंट इन सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन चाइल्ड फ्रॉम नॉर्मली नरिश्ड चाइल्ड। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि नॉर्मल नरिश जो नॉर्मल बच्चा है उसके अंदर डिहाइड्रेशन का जो मैनेजमेंट है वो, एंड सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाला जो बच्चा है उसके अंदर डिहाइड्रेशन की जो ट्रीटमेंट है वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अब ट्रीटमेंट के अंदर हमें क्या करना है तो देखते हैं वो हम। सबसे पहला क्या हमें देखना है कि जो बच्चा है डिहाइड्रेशन वाला उसको हमें देखना है कि वो जो है वो कॉन्शियस है एंड जो शोक है शोक वो प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, अगर बच्चा कॉन्शियस है एंड उसको शोक नहीं है तो सिंपली हमें उसको ORS देना है। ठीक है, ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है, बच्चा कॉन्शियस भी है एंड उसको शोक भी नहीं है तो हमें उसको ORS दे देना है। एंड ORS कितना देना है वो अब हम देखते हैं। तो जब वो बच्चा एडमिट होगा तो फर्स्ट 2 आवर के अंदर हर 30 मिनट के अंदर हमें उसको ORS देना है। ठीक है, पहले 2 घंटे के अंदर हर 30 मिनट में हमें उसको ORS देना है। एंड वो ORS कितना देना है तो कि 5 ml पर kg जितना। ठीक है, एंड फिर उसके बाद क्या है तो कि ये दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट 12 आवर 10 to 12 आवर के अंदर 12 आवर यानी कि 10 to 12 आवर के अंदर ORS भी देना है एंड उसके साथ साथ F75 भी देना है। ठीक है, एंड ये जो ORS है वो हमें कितना देना है तो कि 5 to 10 ml पर kg एंड F75 है वो कितना देना है तो कि 11 ml पर kg। ठीक है, एंड अब क्या है कि इतनी ट्रीटमेंट कर देने के बाद अभी भी रिहाइड्रेशन ज़रूरी है, अभी भी वो बच्चा जो है वो डिहाइड्रेटेड है 10 आवर्स के बाद भी। ठीक है, 10 to 12 आवर तक हमने ये ट्रीटमेंट की, फिर भी ये जो बच्चा है उसको अभी भी डिहाइड्रेशन है, अभी भी उस बच्चे को रिहाइड्रेट करने की ज़रूरत है। तो क्या करना है तो कि ORS के बदले हमें F75 देना है। ठीक है, एंड कितना F75 देना है हमें तो कि यूज सेम वॉल्यूम ऑफ F75 एज ऑफ ORS एंड कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग। हमें इस बच्चे की जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको तो कंटिन्यू रखनी ही है एंड जितना हम ORS दे रहे थे ना उतना अब F75 देना है। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि सबसे पहली कंडीशन हमने क्या देखी थी तो कि जो चाइल्ड है वो कॉन्शियस है एंड उसको शोक नहीं है। एंड सेकेंड कंडीशन अब हम क्या देख रहे हैं तो कि चाइल्ड जो है वो शोक के अंदर है। ठीक है, चाइल्ड को शोक प्रेजेंट है, वो अनकॉन्शियस है, लिथार्जिक है। तो उसके अंदर हमें क्या करना है तो कि इसके अंदर हमें ऑक्सीजन स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ऑक्सीजन स्टार्ट कर देना है एंड इंट्राविनसली हमें रिंगर लैक्टेट स्टार्ट कर देना है। रिंगर लैक्टेट अकेला नहीं देना है, इसके साथ साथ हमें 5% डेक्सट्रोज भी देना है। ठीक है, एंड रिंगर लैक्टेट जो हम देने वाले हैं वो हमें 15 ml पर kg देना है। ठीक है, ये हमें 1 आवर के अंदर दे देना है। एंड इतना देने के बाद हमें जो चाइल्ड है उसके पल्स रेट, उसके रेस्पिरेटरी रेट, कैपिलरी रीफिलिंग टाइम, यूरिन आउटपुट, इन सब को हमें मॉनिटर करना है। एंड मॉनिटर करने के बाद हमें देखना है कि उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है या अभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। एंड इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो हमें क्या करना है तो कि गिव 15 ml पर kg रिहाइड्रेटिंग फ्लूइड फॉर नेक्स्ट आवर। अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो नेक्स्ट आवर के अंदर जो सेकेंड आवर है उसके अंदर हमें 15 ml पर kg जितना रिहाइड्रेटिंग फ्लूइड दे देना है। एंड अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो हमें अज्यूम करना है कि उसको सेप्टिक शॉक है।
एंड सेप्टिक शॉक है अगर उसको, तो हमें मेंटेनेंस इंट्रावेनस फ्लूइड देना है 4 ml पर kg पर आवर। फिर एंटीबायोटिक्स को हमें रिव्यू करनी है कि भाई जो हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं वो ठीक है या नहीं। एंड सेप्टिक शॉक हमने अज्यूम किया है तो हम उसका ब्लड कलेक्शन करके माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए भी भेज सकते हैं कि अगर कोई बैक्टीरिया या कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई होता है तो टिपिकली हम उसकी ट्रीटमेंट दें। एंड हमें डोपामाइन स्टार्ट कर देना है 10 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट। ठीक है, तो ये जो डिहाइड्रेशन था उसके अंदर हमने क्या क्या देखा है, तो कि सबसे पहली कंडीशन है कि चाइल्ड कॉन्शियस है एंड शॉक नहीं है, तो हमें ORS एंड F75 वाला मैनेजमेंट करना है। एंड सेकेंड हमने देखा कि शॉक भी है एंड चाइल्ड अनकॉन्शियस एंड लिथार्जिक है, तो हमें ये सेकेंड नंबर वाली ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। एंड ये ट्रीटमेंट से इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है तो कंटिन्यू करनी है, एंड नहीं देखने को मिलता है इम्प्रूवमेंट तो सेप्टिक शॉक को अज्यूम करना है एंड उस तरह से उसको मैनेज करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, तो कि जो डिहाइड्रेशन वाला बच्चा था उसका हम रिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो हमें उसका मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि हम जो डिहाइड्रेशन कर रहे हैं वो कहीं हम ओवर हाइड्रेट तो नहीं कर रहे ना, तो उसका मॉनिटर भी करना पड़ेगा। तो मॉनिटरिंग हम कैसे करेंगे, तो कि डिहाइड्रेशन जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, इसके कौन कौन से साइन है, एंड ओवर हाइड्रेशन हो रहा है, इसके कौन कौन से साइन है। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट के कौन कौन से साइन है एंड ओवर हाइड्रेशन के कौन कौन से साइन है ये हम देखने वाले हैं। एंड ओवर हाइड्रेशन के साइन यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इम्प्रूवमेंट के साइन देखेंगे। तो क्या है, तो कि रेस्पिरेटरी रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, पल्स रेट डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि रेस्पिरेटरी रेट एंड पल्स रेट डिक्रीज नहीं हो जाने वाला है। जो डिसीज वाली कंडीशन के अंदर, डिहाइड्रेशन के अंदर उसके जो पल्स एंड रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल से बढ़ गए थे ना, ये जो है वो नॉर्मल वाली लाइन है। ठीक है, एंड ये इंक्रीज हो गए थे, तो ये जो इंक्रीज हो गए थे ना वो डिक्रीज हो गए, नॉर्मल आ जाएंगे वापस से। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज हुआ था ना वो डिक्रीज हो रहा है, नॉर्मल से डिक्रीज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, फिर यूरिन पास हो जाना स्टार्ट हो जाएगा, टीयर्स उसके रिटर्न हो जाएंगे, माउथ उसका मॉइस्ट होगा, फिर उसकी जो आइस श्रंकन हो गई थी वो थोड़ी कम हो जाएगी, एंड जो चाइल्ड है उसका वेट इंक्रीज होगा। ठीक है, बट याद रखिए यहाँ पे कि चाइल्ड का जो वेट है वो इंक्रीज होगा, उसकी लीवर साइज जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, लीवर साइज इसकी इंक्रीज नहीं होने वाली है। अगर जो इसकी लीवर साइज इंक्रीज होती है तो वो ओवर हाइड्रेशन के अंदर आता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं ओवर हाइड्रेशन के साइंस कि यहाँ पे हमने क्या देखा, तो कि इम्प्रूवमेंट के साइन देखे। अब यहाँ पे हम ओवर हाइड्रेशन के साइन देख रहे हैं। ओवर हाइड्रेशन के साइन कौन कौन से हैं, तो कि जो पल्स रेट है वो इंक्रीज हो जा रहा है, 15 जितना इंक्रीज हो जा रहा है, 15 हो रहा है। फिर रेस्पिरेटरी रेट है जो वो 5 जितना इंक्रीज हो जा रहा है, नॉर्मल जो है उससे 5 इंक्रीज हो जा रहा है। जुगुलर वेन एनगोर्जमेंट देखने को मिल रहा है, आइस के अंदर पफीनेस देखने को मिल रही है, एंड जो लीवर साइज है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर आपको ये सब पॉइंट्स याद नहीं रखने तो ये एक मत भूलिएगा, लीवर साइज वाला। ठीक है, एंड ये जो साइन है अगर इसमें से कोई भी साइन अपीयर हो रहे हैं, ये जो साइन है इसके अंदर से कोई भी साइन अपीयर हो रहे हैं तो हमें क्या करना है, तो कि हमें ORS को स्टॉप कर देना है और इंट्रावेनस फ्लूइड हम जो दे रहे थे उसको हमें स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो ये अब तक हमने ये क्या देखा है, तो कि हमने डिहाइड्रेशन को कैसे मैनेज करना है एंड उसका मॉनिटर कैसे करना है उसके बारे में देखा है। तो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के जो हम 10 स्टेप मैनेजमेंट की बात कर रहे थे उसके अंदर हमने आज लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या देखा, तो कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने हाइपोग्लाइसेमिया एंड हाइपोथर्मिया देख लिया, एंड आज इस वीडियो के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने हाइपोग्लाइसेमिया देखा था, एंड आज इस वीडियो के अंदर हमने हाइपोथर्मिया एंड डिहाइड्रेशन इन दोनों के बारे में देख लिया है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है, एंड आगे के जो ये स्टेप्स है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।
अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।